हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष जैन और मैं आर्म्स एकेडमी जूनियर चैनल पे तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर, वो भी बिल्कुल बर्नैट स्टाइल के अंदर। इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जितना भी मतलब कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, डिग्री है, टर्म्स है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरोस ऑफ द क्रम से पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, वेक्टर थ्योरम, ए से लेकर के जेड तक। लास्ट में हम एंड करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। इसके लिए फिर बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। इसके साथ साथ तुम्हें आज की क्लास में मिलने वाला है पूरा ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब क्वेश्चंस। इसके अलावा नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जिसे तुम नोट्स मटेरियल बोलते हो वो खजाना भी तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मतलब अभी हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें लेके आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पेपर के सॉल्यूशंस होते हैं वो लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, आईआईटी जेई नीट यहां तक भी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी किस तरीके से नाइन्थ क्लास से ही तुम प्रिपेयर कर सकते हो वो सब चीजें हम यहाँ पे लेकर के आने वाले हैं। ये तो हमारे सारे क्या हो गए, फ्यूचर प्लान्स हो गए। लेकिन अभी हमारा जो सबसे बेसिक प्लान है वो ये है कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर को खत्म करना। तो सबसे पहले तुरंत 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 बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो भी एक यूनिक स्टाइल के अंदर। सबसे पहले कौन है वो कहां से वो आया, ठीक है। तो बात क्या है कि पॉलिनोमियल के पीछे एक पूरी कहानी है। बाहुबली देख रहे हो? कहाँ गए बाहुबली? हाँ, मिस्टर बाहुबली देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये बाहुबली जैसे इस पॉलिमर को उठा मतलब शिवलिंग को उठा के लेके आ रहे हैं, ऐसे ही अब तुम थोड़ी देर में है ना इतने ताकतवर बन जाओगे इस पॉलिमर को लेकर के कि तुम भी इस पॉलिमर को इस तरह से उठा के लेके आओगे। हाँ, मेरे सामने पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली कौन है पॉलिनोमियल उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, नाम में ही है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूं, यहां पे वर्ड है पॉली। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड मतलब चार, पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह। लेकिन जब वर्ड आता है पॉली का मतलब बहुत सारे, काउंटिंग नहीं है। क्या है? काउंटिंग नहीं है। नॉमिनल्स मतलब यहाँ पे हो गई टर्म्स, ठीक है। नॉमिनल्स मतलब यहाँ पे हो गई टर्म्स। तो जहां पे कितनी भी टर्म्स हो भाई, जहां पे कितनी भी टर्म्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल, ये तो क्या हो गया, शब्द को तोड़ करके अंग्रेजों ने सिखाई कहानी को यूज करके, हाँ कि डिवाइड एंड रूल करके हमने पॉलिनोमियल समझ लिया। लेकिन पॉलिनोमियल है क्या सर? देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने लिखा x+7 तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा x² - 7 तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा x/3+7 तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये तीनों क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहां लिख रहा हूं √x तो ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल कौन है। पॉलिनोमियल एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करके पूरा एक स्टेटमेंट बनाया गया है, एक एक्सप्रेशन बनाया गया है, एक चीज बनाई गई है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो उसे हमने कहा है पॉलिनोमियल। अब देखो, जब भी मेरे दिमाग में ये पॉलिनोमियल शब्द आता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब भी मेरे दिमाग में, मतलब बहुत बेसिक ग्राउंड से बात करते हैं हम, जब भी मेरे दिमाग में पॉलिनोमियल शब्द आता है मेरे दिमाग में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं एलजेब्रा। क्या बोलते हैं? एलजेब्रा। अब बेसिकली एलजेब्रा है क्या चीज? एलजेब्रा इज ए ब्रांच, एलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें एक्स की बातें की जाती है। ठीक है, किसकी एक्स के बारे में बात की जाती है नहीं पता, लेकिन जिसमें एक्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो एल्जेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन जब भी ये एल्जेब्रा दिमाग में चमकता है, जब ये एल्जेब्रा दिमाग में चमकता है तो क्या होता है कि इसके साथ साथ मेरे दिमाग में कुछ चीजें और आती है। जैसे मेरे दिमाग में आएगा कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में आएगा वेरिएबल, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में आएगा डिग्री, जैसे मेरे दिमाग में आएगा
कोफिशिएंट जैसे मेरे दिमाग में आएगा, मतलब ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेरे दिमाग में आएंगी। जैसे मेरे दिमाग में आएगा टर्म, जैसे मेरे दिमाग में आएगा इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सर, अब आपने तो एलजेब्रा को देख करके इतनी सारी चीजें दिमाग में ले ली, ठीक है, लेकिन अब ये सब चीजें क्या है, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। कि सर ये फंडामेंटल कैसे है, हमको तो पता है, तो बताओ कि कांस्टेंट कौन है। कि सर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ भाई, कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसको चाइना, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, ठीक है, मंगोलिया, हुलुलुलु कहीं भी लेके जाओ, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो वो कौन है, कांस्टेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, 1 2 3 4/5, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। अब कौन है, वेरिएबल। ये वेरिएबल कौन है सर, ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। वेरिएबल, वेरी मतलब ऊपर नीचे, एबल मतलब उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी, तो जिसके अंदर वेरी होने की एबिलिटी है वो कौन है, वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल कौन है, कि भाई जो जो समय देख करके अपना रंग बदल ले, जैसे एक्स है, एक्स ने भी तो रंग बदल लिए ना, बस इसीलिए उसको एक्स बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया, आज फंडा समझ में आ गया सर कि एक्स को एक्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में। तो एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। आज इसके साथ है तो कल उसके साथ है, मतलब समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि एक्स क्या है बेसिकली, एक्स बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है। और सिर्फ एक्स नहीं, ए बी सी डी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा थीटा, पता नहीं क्या क्या है, सारे अल्फाबेट ले लो, सारे ग्रीक लेटर्स ले लो, ठीक है। तो उनको अगर हम देखें, उनकी वैल्यू यहां इस कदम पे तो कुछ और है, इस कदम पे कुछ और है, इस कदम पे कुछ और है। हर जगह पे, हर जगह पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कभी 0 है, कभी 1 है, कभी -1 है, कभी 1/2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी -5 है, कभी 7 है, कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या है, वेरिएबल। अब अब अगर स्कूल में तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछ लिया कि बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता, ठीक है, किसके बारे में बता, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता, तो कांस्टेंट कौन है भाई, कांस्टेंट कौन है, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल की डेफिनेशन पूछ ली, हमारा टीचर थे यार, हमारे टीचर पता है हमें ऐसे ही रोस्ट करते थे भयंकर, लेकिन उनकी वजह से, मतलब उस टाइम पे तो लगता था कि साला रोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो ऐसा मजबूत हो गया कि आज तुम्हें पढ़ाने आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब पता है क्या है, हमारे सर ने हमें एक चीज सिखाई थी, ठीक है, हमारे सर ने हमें एक चीज सिखाई थी, वो क्या सिखाया था, समझना, कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना, सर 2x बना, नहीं, वो साफ बना कर देते थे कि भाई 2x नहीं बना है, 2x नहीं बना है, ये क्या बना है, टर्म बनी है, ठीक है। मैंने कहा सर कैसे, यही एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट उनका था, कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, टर्म बनेगा। हमने कहा था सर 2x, कि मैंने 2 नाम लिया क्या, नहीं, मैंने x नाम लिया क्या, नहीं, तो तुमने 2x क्यों दिया, मैंने कहा सर से बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, टर्म। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो टर्म बनेगी, हाँ। किसी भी से एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो भी टर्म बनेगी, हाँ। किसी कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी टर्म बनेगी, हाँ। सर टर्म तो बना ली, हाँ हाँ अभी कर दिया, अब क्या, ठीक है। अब टर्म बना दी तो इनको सबको क्या करो, जोड़ दो, x² +2x -xy -6 -6 -6, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया तुम्हारा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, इक्वेशन मतलब जो इक्वल टू समथिंग है,
इक्वेशन मतलब जो किसी चीज के इक्वल है, और एक्सप्रेशन मतलब जो किसी भी चीज के इक्वल नहीं है लेकिन इक्वेशन तो है। मतलब इक्वेशन नहीं है मतलब कुछ कुछ तो है। ठीक है, अब इसको कुछ तो बोलोगे, है तो इसको इक्वेशन नहीं बोल करके क्या कर दिया, एक्सप्रेशन नाम दे दिया। सर इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन देन व्हाट टू डू, इसको बराबर कर दो किसके, 0 के, 1 के, 3 के, 5 के, 7 के, तुम्हारे मर्जी पड़े किसी भी वैल्यू के इक्वल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। जब ये इक्वल है किसी चीज के तो ये कौन है, इक्वेशन, और जब ये इक्वल नहीं है किसी चीज के तो ये कौन है, एक्सप्रेशन। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है सर। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आपने कांस्टेंट समझा दिया, वेरिएबल समझा दिया, इक्वेशन एक्सप्रेशन समझा दिया, टर्म समझा दिया। सर अब ये डिग्री और कोफिशिएंट भी समझा दो। तो देखो सबसे पहले मैं आता हूं किसके पास, सबसे पहले मैं आता हूं कोफिशिएंट के पास। कोफिशिएंट कौन है, साथ वाला या फिर पड़ोसी। ठीक है, साथ वाला या फिर पड़ोसी। अब साथ वाला पड़ोसी मतलब कि सर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई नहीं है। एक बात ध्यान रख लो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है, और जहां कोई नहीं होता वहां जीरो होता है। ठीक है, इसके साथ में कोई नहीं है, इसके साथ में कोई नहीं है, इसलिए कौन हो गया, इसलिए कौन हो गया, वन। तो इसका कोफिशिएंट कौन है, किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, वन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, वन। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, टू। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, टू। यहां पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का एक्स। ठीक है, क्या है, माइनस का एक्स। और यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का वाई। आगे बात समझ में, यहां पे सिक्स का कोफिशिएंट कौन है, मतलब सिक्स क्या है, कोफिशिएंट कोई वेरिएबल है क्या सिक्स के पास में, नहीं है सर। नहीं है तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, तो ये सर कोफिशिएंट की बात भी समझ में आ गई। और डिग्री कौन होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है तुम्हें, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अब क्या किया गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बना दिए गए। अब क्या किया गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बना दिए गए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, आ गई बात समझ में। दो तरीके से क्या कर दिए गए, पॉलिनोमियल बना दिए गए। ठीक है, अब गाना सुनो। जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब टर्म के हिसाब से, एक टर्म है तो मोनोमियल, है ना, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। हाँ या ना, कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसके भी हाथ पे, टर्म के भी हाथ पे। सर इसके एग्जाम्पल दे देते तो चार चांद लग जाते। लो भाई, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर अगर 2x आ जाए, या फिर अगर 3y आ जाए, तो ये सब क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाए, या फिर 2x प्लस 3y आ जाए, या फिर 3y प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये क्या हो गए, बाइनोमियल हो गए, जब जुड़ गए। ठीक है, अब ट्राइनोमियल क्या हो गए, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, ये क्या हो गया, आपका ट्राइनोमियल हो गया। क्योंकि इसके अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, एक, दो और तीन, कितनी टर्म्स है रे बाबा, तीन। आगे बात समझ में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लीनियर, जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक। आगे बात समझ में, किस तरह। ठीक है, क्लियर है, ये डिग्री के बेसिस पे है ना, ये क्या है, डिग्री के बेसिस पे है। अब डिग्री के बेसिस पे तो आ गया, है ना। अब मैंने तुम्हें कहा, जस्ट इमेजिन तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन क्या किस तरह से है, कि एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 35 है और वो मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 35, इतना सा दे रखा है, एक्स की पावर 35।
अब उसने बोला बायनोमियल ऑफ डिग्री 7, हमको क्या बोला, बायनोमियल ऑफ डिग्री 7, बायनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 7। अब डिग्री 7 का बायनोमियल एक्स की पावर 7 प्लस 7, कुछ भी बना सकता हूं भाई, कुछ भी बना सकता हूं, जो मेरी मर्जी पड़ेगी वो बनाऊंगा, है ना, कुछ भी बना सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 7 मतलब डिग्री कितनी आनी चाहिए, 7, तो 7 आ गई। बायनोमियल होना चाहिए, तो मैंने दो टर्म दे दी, खत्म कहानी, आगे बात समझ। अब यहां से जय माहेश्वती पॉलिनोमियल पैदा होगा, ठीक है। और कभी भी पॉलिनोमियल, अब देखो पॉलिनोमियल पैदा हो गया ना, है ना, कोई भी बच्चा घर में पैदा होता है तो सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है, नाम। सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है, नाम। तो हम यहां पे करेंगे नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, नोमेनक्लेचर, ठीक है। हालांकि इस तरह का कोई भी ऑफिशियल टर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन नामकरण संस्कार रखने पड़ेगा। अब नामकरण तुमने पढ़े हैं यार, तुमने पढ़े हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये पीएक्स कौन है, ये जीएक्स कौन है, ये क्यूएक्स कौन है, ये कौन है, ये पॉलिनोमियल का नाम ही तो है। कैसे बोला जाता है, जैसे मेरा नाम है आयुष जैन, ठीक है। आयुष मतलब मेरा खुद का नाम, और जैन मतलब मेरे परिवार का नाम, है ना। इसी तरह से P इज द नेम ऑफ पोलिनोमियल, और उसका परिवार कौन है, उसमें जो वेरिएबल यूज है। पोलिनोमियल P विद वेरिएबल एक्स, पोलिनोमियल G विद वेरिएबल एक्स, पोलिनोमियल Q विद वेरिएबल एक्स। अगर इसको मैं क्यू आर लिख दूं तो पॉलिनोमियल Q विद वेरिएबल R, मैं इसको अगर आर टी लिख दूं तो पॉलिनोमियल T विद वेरिएबल R। तो भाई नामकरण होना जरूरी है कि नहीं है, कि सर है, क्योंकि जब तक नामकरण नहीं होगा तुम बुलाओगे किसके, ए लड़के इधर आ, ए भैया इधर आ, ए दीदी इधर आ, नहीं भाई। पॉलिनोमियल P विद वेरिएबल एक्स कम हियर, पॉलिनोमियल Q विद वेरिएबल एक्स कम हियर, पॉलिनोमियल सॉरी पॉलिनोमियल R विद वेरिएबल T कम हियर, ठीक है। पॉलिनोमियल Q विद वेरिएबल R गो देयर। जरूरी है ना, नाम होना जरूरी है, तो हो गए। अब इसको कैसे लिखा जाता है, अब इसको कैसे लिखा जाता है समझना। अब इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे यहां लिखा एक्स लिखा, यहां मैंने लिख दिया एक्स प्लस 7, जी एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, लिख दिया। इसको लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, लिख दिया। आगे बात समझ में, तो ये सारी क्या है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब क्यू आर की वैल्यू आई, क्यू आर की वैल्यू आई तो वेरिएबल कौन सा यूज होगा, आर वेरिएबल यूज होगा। आर वेरिएबल के लिए आर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, पहले लिख दिया ना। 7x क्यों आएगा भाई, 7r प्लस 10, क्योंकि वेरिएबल कौन है, आर, वेरिएबल कौन है, आर। अगर टी वेरिएबल है तो टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि वेरिएबल कौन है, टी, ठीक है। तो सारी एक्सप्रेशन जो है वो किस में चलेगी, टी में चलेगी। अब जरूरी थोड़ा ना स्क्वायर में, क्यूब में भी ले सकते हो आप इसको, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 17, जरूरी नहीं है स्क्वायर में लेना है, क्यूब में भी ले सकते हो आप, ठीक है। सब तरह से ये वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी, क्लियर है ना। अब क्या है कि ये किसी चीज के इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, मतलब है, तो यहां पे इनकी क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगी। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेगी, देखो धीरे धीरे, ये क्या है, एक जाल है तुम्हारे लिए, धीरे 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 इसमें तुम गहराई में चलते जाओगे, ठीक है, लेकिन वो गहराई तुम्हें समझ में आनी चाहिए। डूबना तो है इसी उस गहराई में। अब वो मतलब मेरे पापा कहते हैं कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना भाई, जब समुद्र में कूद ही गए हो तो डूबना तो है ही सही। तो डूबे तो फिर अच्छी गहराई में जाके डूबे, है ना। लेकिन वो गहराई अगर समझ में आ गई तो डूबने से बच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी गहराई के अंदर चल रहे हैं लेकिन डूबने से बच रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक चीज अभी तक रिवाइज कराता हूं जल्दी से मैं तुम्हें, ठीक है। कौन है वो, बाहुबली मैंने बताया। इसके बाद मैंने एलजेब्रा के बारे में बताया, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, डिग्री, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, टर्म्स, इक्वेशन, सब के बारे में बताया। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब कुछ होता है। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या नाम से जो मतलब एग्जाम्पल था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का वो बताया। इसके अलावा मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर बताया क्या है।
अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कैसे होती है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पर आएंगे, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आगे कंटिन्यूसली कई सालों तक तुम्हारे काम आने वाला है। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि तुम्हारे पास है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 है। ठीक है, अब क्या करो, मैं ये कहता हूं कि पुट एक्स बराबर 1, तो पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 + 10, तो ये कितना हो गया 1 + 7 + 10, तो ये कितना हो गया 8 + 10 बोले तो 18। तो क्या हुआ, P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। इस इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो P1 की वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 18 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो सर बिल्कुल आ गई समझ में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वैल्यू ऑफ वन। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड P1 कॉमा P0 कॉमा P-2 फॉर दी फॉर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दे दिया गया तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, P1 मतलब कोई पॉलिनोमियल है P, उसमें वेरिएबल की जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है 1, इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है 0, इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है -2। प्रोबेबली अगला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस। ठीक है, निकालो, है ना, निकालो। तो हमको पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 4x² + 3। ठीक है, बहुत शानदार सा पॉलिनोमियल दे रखा है कि 5x - 4x² + 3 एट x = 0। तो इसका सीधी सी बात है कि पी एक्स जो है नाम दे देंगे, ये हो गया। तो P0 बराबर 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो गया 0 - 4 × 0 + 3, तो ये 0 - 0 + 3, तो अल्टीमेट आंसर इज क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद x की वैल्यू -1, तो पी एक्स इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3, तो p -1 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो माइनस का 5 प्लस का, सॉरी, माइनस का 4 × 1 + 3, क्योंकि पहले 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सीक्वेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 5, माइनस से हुआ तो माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 9 प्लस का 3, ये कितना हो गया माइनस का 6। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप तो यहीं पे करके इसको डायरेक्ट लिख करके सीधा आंसर ही लिख सकते थे, 3 स्टेप में हो सकता था, आपने इतना बड़ा क्यों किया। क्योंकि भाई मेरे, तुम्हारे साथ साथ वो बच्चा भी देख रहा है जिसको ये नहीं पता है कि सर 5 - 1 कैसे आया, -1 का होल स्क्वायर क्यों हुआ, प्लस का 3 क्यों हुआ, उसको ये नहीं समझ में आया कि -1 का +1 कैसे हो गया। ठीक है, तो उसको ये समझना जरूरी है कि -1 का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 होगा, फिर माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 होगा, फिर दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों के सेम साइन थे इसलिए माइनस का 9 हुआ। ठीक है, +3 = -6। क्योंकि अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स को क्यों छोड़ देते हैं या मैथमेटिक्स क्यों पसंद नहीं होती, क्योंकि उनको फंडामेंटल चीजें नहीं पसंद आती, और वही फंडामेंटल चीजें नहीं पसंद आने की वजह से ही क्या होता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। आज सीधी सी बात है कि मेरी रोटी गोल नहीं बनती है तो मैं कभी खाना नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, मेरी रोटी गोल नहीं बनती है तो मैं कभी खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मैं दह चौके मारता हूं, इसलिए मेरे को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद। मेरी मम्मी ज्यादा तारीफ करती है मेरे पापा से, इसलिए मेरे को मेरी मम्मी के काम ज्यादा पसंद आते हैं मेरे पापा के। एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको आइडेंटिफाई करके देखना। तो जहां पे आपको काम करने में मन लगता है, काम करने में अच्छा लगता है, या जहां पे आपको अप्रिसिएशन मिलता है, या जहां पे काम प्रॉपर जल्दी 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 होता जाता है, वो काम आप बार बार करोगे। किसी ने एक मैडम है, ठीक है, वो मैडम ने मेरी तारीफ कर दी क्लास के अंदर, तो पता है हम उन मैडम के इतने गुण गाया करते थे, लेकिन एक दिन मैंने सुन लिया कि उन्होंने मेरी बुराई कर दी, उसके बाद हम उन मैडम के गुण ही नहीं गाते थे।
ठीक है, बच्चे थे भाई, लेकिन जिस दिन साइकोलॉजी समझ में आई उस दिन समझ में आ गया कि यार क्या सही है और क्या गलत है। तो यू आर एट द स्टेज, यू आर एट द एज जहां पे तुम्हें ये सब चीजों को समझना चाहिए। चलिए, दो वैल्यूज मैंने निकाल दिए, एक्स की वैल्यू 2। जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो कमेंट पे अपना आंसर लिख देंगे। यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्स बराबर 2 पी एक्स कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 एक्स बराबर 2 पी एक्स बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आंसर मुझे देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, वो आंसर मुझे देंगे कमेंट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ मैंने बताया था P0 P1, ठीक है, ये P1 है ना? तो P1 P2 P0 ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तुम्हें PY दे रखा है, तो देखो सिंपल सी बात है कि पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो P0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 1। P0 इज 1। ठीक है, अब वहीं पे हमसे इसी का P1 पूछा गया, तो ये P1 लिख दिया कि P1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी तरह से इसी के लिए P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का वैल्यू 2 प्लस 1, तो 4 2 6 प्लस 1 7। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये जो पूरा मतलब हमारा P1 P0 P2 इसकी वैल्यूज निकल जाएगी। यहां पे दे रखा है PT। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है PT। PT इक्वल्स टू 2 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस टी प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब P0, तो P0, तो यहां पे T की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू? T की वैल्यू। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 2 जीरो जा 0 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, P0 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब P0 के बाद P1 देखो। ठीक है, P1, तो यहां पे वही बात कि 2 का 2 प्लस T की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 की वैल्यू तो 2 रहेगी, 1 की वैल्यू भी 1 रहेगी। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 का क्यूब इज 1। इस 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? इसी तरह से हमें किसकी P2 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। ये P2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से हमारा काम हो जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से वैल्यू। अब वेरीफाई whether the indicated numbers are the zeros of the polynomial corresponding to them in the following cases। मतलब ये वैल्यू दे रखी है और ये जीरोस है क्या? लेकिन सर यहां पे एक नया शब्द आया है कि जीरोस क्या है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। यहां पे मैं तुम्हें कहानी समझाता हूं, दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या चीज? ठीक है, इसको समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या चीज। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एक्स कितनी हो जाए? 0 हो जाए। हमने पी एक्स की वैल्यू निकाली 0 1 2 5 7 3 4 11 11/3 23/7, कुछ भी आ सकती है। लेकिन एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। जैसे जैसे मेरे पास क्या था कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 7। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो पी एक्स 0 आएगा क्या? नहीं।
अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो px 0 आएगा क्या? नहीं। अगर मैं x की वैल्यू -3 रखता हूं तो px जो है वो 0 आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -7 पुट कर देता हूं तो मेरा जो px है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। करके देखो, -7, यहां से इसको करके देखो, -7 + 7 बराबर 0। तो मेरे px की वैल्यू तो कितनी हो गई? 0। और जैसे ही मेरे px की वैल्यू 0 आई, जैसे ही मेरे px की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब बाबा, ये जो x है ये क्या है? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब x की वो वैल्यू जिससे क्या हो, px की वैल्यू 0 हो जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10। मैंने कहा कि पुट, मेरे हिसाब से, मेरी मर्जी से, ठीक है, मेरी मर्जी से, पुट x बराबर 0। तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 7 × 0 + 10। तो 0 + 0 + 10, तो ये कितना हो गया? 10। क्या इसकी वैल्यू 0 आई क्या? नहीं आई सर। क्या इसकी वैल्यू 0 आई? नहीं आई सर। लेकिन अगर वहीं पे मैं कह देता हूं कि पुट x बराबर -2, क्योंकि देखो सब प्लस में है, अगर 0 लेके आना है तो किसी को माइनस करना पड़ेगा, मैंने -2 पुट कर दो। तो p -2 बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -2 + 10। तो -2 का स्क्वायर 4, 7 × 2 = 14, तो माइनस का 14 प्लस का 10 मतलब प्लस का 10। तो 10 + 14, 14 - 14 = 0। तो यहां पे p-2 से वैल्यू कितनी आ गई? 0। p-2 से वैल्यू कितनी आ गई? 0। p-2 से वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब ये जो x बराबर -2 है इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। क्या सर इसके अलावा भी और कोई वैल्यू है क्या? क्या इसके अलावा भी और कोई वैल्यू है क्या? ठीक है, और कोई वैल्यू है क्या? देख लेते हैं। ठीक है, और कोई वैल्यू बनती है क्या? कि मेरे पास x² + 7x + 10 है। मैं काम करता हूं कि पुट x बराबर -5। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -5 + 10। तो ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? ये 25 -35 + 10। इन दोनों को ऐड किया तो 35 - 35 बराबर 0। मतलब इस वैल्यू से भी क्या हो रही है? वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब x की वो वैल्यू जिससे उसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। अब यहां पे एक फंडा बताता हूं, हालांकि बड़ी क्लासेस में जाके तुम इसको पढ़ोगे कि भाई अगर यहां पे 2 है तो इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो x की वैल्यूज हैं वो कितनी आ सकती है? 2। मतलब मैक्सिमम जो वैल्यूज आ सकती है x की वो 2 आ सकती है, एक एल्फा और एक बीटा। ये बड़ी क्लासेस में जाके तुम पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर और उसके आगे जाकर के 10th क्लास में और 12th क्लास में, मतलब 11th में ये सब चीजें आती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर आ सकते हैं, हो सकता है 1 नंबर आ जाए, हो सकता है एक भी नंबर नहीं आए, लेकिन मैक्सिमम 2 नंबर आएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 2। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो मैक्सिमम 3 नंबर होते, यहाँ पे पावर 4 होती तो मैक्सिमम 4 नंबर होते, यहाँ पे पावर 1 होती तो मैक्सिमम 1 होती। आगे बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अब यहां पे भी हमें क्या करना है? जीरोस वेरीफाई करना है। जीरोस वेरीफाई करने के लिए हम एक्स की वैल्यू क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं पुट कर दो कि पी पी एक्स जो है वो है कितना? 3x² - 2। तो 2/√3। तो p ब्रैकेट 2/√3 इक्वल्स टू 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -2। तो 3 × 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर 3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 2 माइनस, तो ये कितना हो गया? 2। क्या इससे वैल्यू 0 आई क्या? क्या इससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई? नहीं आई। तो हम यहां बोल्ड अक्षर में लिख देंगे कि नो, नो, इट इज नॉट दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। पहली बात। अब -2/3 ले लो। ठीक है, -2/3 देखते हैं कि p -2/√3 इक्वल्स टू 3 × -2/√3 का होल स्क्वायर -2। तो ये कितना हो गया? 3 ब्रैकेट -2 का स्क्वायर 4/3 -2।
कैंसिल आउट हो गया। तो 4 में से 2 माइनस, तो कितना आ गया 2, अगेन 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब तीसरी वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब उसने क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x-6 एट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3, तीनों पे निकाल के देखो कि भाई P1 निकाला, क्या किया, P1 निकाला, P1 निकालते हैं, मतलब पी एक्स लेते हैं पहले, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। तो P1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब इज 1, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 11 माइनस 6। ठीक है, हो गया, हाँ हुआ, नहीं प्लस का 11 है ना यार, प्लस का 11 तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो माइनस माइनस कितना हो गया, और प्लस प्लस कितना हो गया 12। तो ये कितना हो गया 0। तो यहां पे हक से लिखेंगे यस, यस इट इज जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे और देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। हमने किस पे निकाला, उस पे निकाल लिया था, माइनस उस पे 1 पे। अब इसको 2 3 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 3 पे निकाल लो कि भाई ये दे रखा है x की वैल्यू 2 पे, तो P2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो ये 2 का क्यूब इज 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 टू जा 22 माइनस 6। तो 8 6 4 जा 24 माइनस का प्लस का 22 माइनस का 6। तो ये 22 और 8 कितना होगा 30, ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी कितना होगा 30। यस, इससे भी क्या आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 0। तो यहां पे भी हम लिख देंगे यस इट इज जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, मतलब जो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 को मैं क्या करता हूं, शॉर्ट फॉर्म में निपटाता हूं। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 3 का क्यूब होता है 27 भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 54, तो माइनस का 54, 11 3 जा 33 माइनस 6। तो 27 प्लस 33 प्लस 6, तो 20 33 66 माइनस 54। ठीक है, 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो यहां पर नहीं आया, तो 1 से तो 0 निकल गया, 2 से 0 निकल गया, लेकिन 3 से 0 नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 6 का 6x², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 6 54, तो यहां लिख दिया 54। 11 3 जा 33, 33 लिख दिया, और 6 1 जा 6 6 लिख दिया। 27 और 6 को, अरे शाबाश बूढ़ी बाबा, ये 27 और 33 प्लस होगा तो कितना आएगा 60, 54 और 6 प्लस होगा तो कितना आएगा 60, 60 से 60 कैंसिल 0, तो इस पे भी 0 निकलेगा। तो मतलब इन तीनों वैल्यूज से 0 है और इस दोनों वैल्यूज से जीरोस नहीं है, ये इक्वेशन 0 नहीं है, मतलब इस x की वैल्यू पे ये 0 नहीं बनेगा, वैल्यू निकल जाएगी 0 नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ तो बच्चों देखो, अब जो है हमें पढ़ना है क्या, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अभी तक तो मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है, इधर उधर की सारी बातें बता दी, लेकिन अब जो है अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, क्या, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या, इस चीज को समझते हैं। रिमाइंडर से हमें तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग बचा है, इसलिए रिमाइंडर, और उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल में कोई रूल है, कोई सिस्टम है, इसलिए उसको रिमाइंडर थ्योरम बोल दिया गया। अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है तो पी एक्स आएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, या एक्स माइनस वन, अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा पी वन होगा। ठीक है, क्या होगा P1 होगा। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो x माइनस वन जो है वो किसके बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही x की वैल्यू किस में पुट कर दी, px में, तो वो क्या लिखा जाएगा p1। तो p1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, पहले देखो, पहले क्या होता था कि अगर सपोज करो कि px हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय जी एक्स, जी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस वन, ठीक है, किसी एक्स प्लस वन से डिवाइड किया, तो हमें क्या करना पड़ता था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फिर एक्स प्लस वन से डिवाइड करो। ठीक है, लेकिन अब सीधी सी बात है, फिर इसको डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, लेकिन अब इसका सीधा रिमाइंडर, अगर मुझसे कोई बोले कि इसका रिमाइंडर निकालो, तो मैं रिमाइंडर क्या बताऊंगा, पी। अब x प्लस वन है, ठीक है, तो x प्लस वन को क्या करूंगा, x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा। अब -1 पुट किया तो रिमाइंडर p -1 हो जाएगा, और p -1 जो है वो कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो -1 का होल स्क्वायर इज +1, माइनस का 5 प्लस का 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, 7 माइनस 5, मतलब कितना आंसर आ गया 2। तो p -1 की वैल्यू कितनी हो गई लाला, 2 होगी। तो रिमाइंडर सीधा बच गया कि नहीं बच गया, कि बच गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आया हमारा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस n x प्लस 4। ले भाई, वेरिएबल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस a मतलब वेरिएबल, तो हमने क्या बोला कि बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर अगर x प्लस ए से डिवाइड होगा तो, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, p माइनस ए, हाँ या ना, ठीक है, होगा। अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट करो कि -a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का a प्लस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया, ये क्या आएगा, रिमाइंडर है, कौन है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -a माइनस का 3a² माइनस का ए क्यूब माइनस 3a² माइनस का 3a प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी, ये प्लस 3a का स्क्वायर, क्योंकि -a का स्क्वायर कितना होगा, a² होगा, a² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a², तो माइनस का 3a प्लस 1, तो ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। अब इसी तरह से उसने क्या बोला है, x प्लस 4 से निकालो, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर उसने बोला है कि x प्लस 4 से निकालो, तो x प्लस 4 को किसके बराबर मान लोगे, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4, तो ये -4 वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो p -4 इक्वल्स टू -4 का होल क्यूब, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कितना दे रखा है, एक्स क्यूब, तो -4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 1। ठीक है, तो -4 का होल क्यूब इज 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, लेकिन माइनस तो आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 16 माइनस -4 3 जा 12, तो माइनस का 12 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 64, 16 थी 48 माइनस का 12 प्लस 1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 64 प्लस ये कितना हो गया, माइनस का 76 हो गया, और 48 प्लस 1 कितना हो गया, 49 हो गया। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 7, 16 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 7, 16 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 7, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, तो माइनस का 27, 9 7 16 86 का लगा 1 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया, -27। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करने जाता, मतलब एक चीज को समझो, अगर मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करने जाता, तो एक्चुअली डिवाइड करने पे पता नहीं क्या पंगा होता। ठीक है, मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करके देख लेता हूं। ठीक है, इसी से ही इस वाले क्वेश्चन को ही मैं क्या करता हूं, एक्चुअली डिवाइड करके देख लेता हूं, तो एक्चुअल डिवीजन भी हमें आना जरूरी है। अरे भाई, एक मिनट, क्या किया, एक्स क्यूब 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या आएगा, x², तो ये आया एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x² प्लस 3x प्लस 1, तो माइनस का x
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, तो ये प्लस कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 7x प्लस 1। ठीक है, प्लस का 7, तो 7x, 7 4 जा 28, प्लस का 28। ठीक है, माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस का 27, माइनस का 27, माइनस का 27। रिमाइंडर दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम। लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी मेथड है और ये मेथड बहुत इजी मेथड है, वरदान है ये। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम घुमा के कैसे पूछी जा सकती है वो देखो, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज एक्स क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। डिविजिबल बोले तो, डिविजिबल बोले तो है, अगर सपोज करो कि मैंने कहा कि 28 इज डिविजिबल बाय 2, तो जब मैं 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम्स, ठीक है, माइनस 0, 8, 4 टाइम्स 8 माइनस 0, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यही रिमाइंडर थ्योरम जो होती है ना, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है। यही रिमाइंडर थ्योरम कब कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में कब कन्वर्ट होती है, पीछे वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस फैक्टर थ्योरम को भी समझ लो। रिमाइंडर थ्योरम कब फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो गई, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई। अब फैक्टर थ्योरम, ऑफिशियली फैक्टर थ्योरम क्या कर रही है, उस चीज को समझो कि व्हेन पॉलिनोमियल, जब कोई पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन p माइनस 1 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, 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 रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लेकिन 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 इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, अगर x प्लस 1 फैक्टर है किसका, px का, x प्लस 1 फैक्टर है किसका, px का, देन p माइनस 1 बराबर कितना है, 0। बात यही है कि अगर पॉलिनोमियल px एक्सपोनेंशियल है, जो p माइनस 1 होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कब होगी, जब ये क्या होगा, फैक्टर। यहां लिखा है x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, देन p माइनस 1 बराबर 0। और इसका उल्टा स्टेटमेंट देखो, इसका उल्टा स्टेटमेंट देखो कि इफ p माइनस 1 बराबर 0, देन देन x प्लस 1 इज, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। आगे बात समझ में आया ना, यही फैक्टर थ्योरम कहती है। अब उसने क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 मतलब फैक्टर। ठीक है, अब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो मैंने क्या कहा कि x प्लस 2, ठीक है, मतलब हमने बोला कि एक्स क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2, देन देन p ब्रैकेट माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, ठीक है, रिमाइंडर, सीधी सी बात है, यहां मेंशन कर दो कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा कितना, रिमाइंडर होगा कितना, 0। हाँ या ना, कि होगा सर। अब रिमाइंडर 0 होगा, p माइनस 2 बराबर 0, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 हो गया। अब ये वैल्यू हमको पता है, ठीक है, x प्लस 2 पता है, ये पता है, रिमाइंडर 0 होगा, ये पता है। तो एक काम करो ना, वैल्यू पुट कर दो कि हमें पता है कि p माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर, और p माइनस 2 जो है वो क्या होगा, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू m इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टू जा, सॉरी, माइनस, एक मिनट, माइनस का 2 इंटू एम इंटू प्लस का 4 प्लस का 16, और p माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी, 0 के बराबर, तो 0 डाल दिया। ठीक है, तो 0 बराबर माइनस का 8, 4 टू जा 8 माइनस का 8m प्लस 16। ये इस वैल्यू को, इस वैल्यू को इधर ले लो, तो माइनस का 8m किसका हो जाएगा, प्लस का 8m, और माइनस का 8 प्लस का 16 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 से 8 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। तो हाँ, m की वैल्यू ही तो पूछी थी, m की वैल्यू 1 आ गई, आंसर हो गया। इस तरह से जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यार, x की वैल्यू a डाल देंगे, b डाल देंगे, कुछ भी डालते रहेंगे, और उस तरह से तुमसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से। अब ये बताना है कि x प्लस 3 जो है इसका फैक्टर है।
अब x प्लस थ्री इसका फैक्टर है, तो x प्लस थ्री को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे लाल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3। अब ये -3 एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो कि 69 प्लस 11 इंटू -3 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल क्यूब। हाँ या ना? ठीक है, तो 69 क्या हो जाएगा, 69 का 69, 11 3 जा 33, तो माइनस का 33, तो माइनस के 3 का स्क्वायर मतलब माइनस पे प्लस का 9 हो गया, और ये प्लस माइनस का 27। हाँ या ना? हाँ या ना कि सर बिल्कुल। अब 69 का 69 रहने दो, माइनस का 33 रहने दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और ये कितना हो गया, माइनस का 27। मैं कहता हूं सारी माइनस की वैल्यू को प्लस कर दो, 7 और 3 10 और 9 19, माइनस का 9 1 कैरी, 3 और मतलब सॉरी 3, 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 6। ठीक है, तो माइनस का 69, ये कितना आ गया, 0। यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमें कि अगर x प्लस थ्री इसका फैक्टर है तो p-3, ठीक है, ये जो तुमने वैल्यू निकाली है ये किसकी वैल्यू निकाली है p-3 की। अगर x प्लस थ्री जो है फैक्टर है तो p-3 क्या होगा, p-3 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पे हमें पता पड़ गया, यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, अब दोबारा पूछा है कि x प्लस टू है, मैंने बोला था तुम्हें कि कई बार x के साथ a की वैल्यू भी देगा। ठीक है, कैसे, x प्लस टू है इज फैक्टर ऑफ दिस 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 दिस, तो a की वैल्यू फाइंड करो। यहां पे बोला हुआ है फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। तो अब इसको उल्टा घुमा के लेंगे कि अगर अगर x प्लस टू ए इज फैक्टर, देन p माइनस टू ए बराबर 0, और p माइनस टू ए की वैल्यू इसमें 2a पुट कर दो। ठीक है, तो 2a की पावर -2a की पावर 5 माइनस सॉरी 4 इंटू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और -2a का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस 3, यही दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी यहां पे माइनस का 2a आएगा। ठीक है, 2 इंटू -2a प्लस 2a प्लस 3। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू डाली है हमने किसकी वैल्यू डाली है, पी ए की वैल्यू डाली। ठीक है, अब इसको क्यूब करो, तो 2 का क्यूब सोचो यार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आ रहा है क्या कुछ ज्यादा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32। तो अब माइनस, सर माइनस का माइनस रहेगा, 32a की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर इंटू इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या है, 2 माइनस में है क्योंकि पावर कितनी है, 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगी। अब 2a का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया, 8a क्यूब। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 है, ये कितना हो गया, प्लस का 2 है, प्लस का 3 बराबर 0। अब 32 माइनस का 32 ए की पावर 5 माइनस 8 4 जा 32, माइनस और माइनस प्लस 32 ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 5 माइनस 4a 2a कितना हो गया, माइनस का 2a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो माइनस का 2a प्लस 3 बराबर 0, तो 3 की वैल्यू 2a, तो a की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, इस तरह से हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारे स्कूल का टीचर बहुत अच्छा है, तो वो इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन देगा यार, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन देगा ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या होता है, इसी फैक्टर थ्योरम के अंदर एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज को समझो, फैक्टराइज को कैसे समझना है, तुम ये देखो कि अगर तुम्हारे पास 16 है, ठीक है, या सपोज करो कि तुम्हारे पास 6 है, तो 6 को तुम कैसे लिखते हो, 2 इंटू 3, दो सबसे छोटे पॉसिबल फैक्टर्स निकाल दिए तुमने। ठीक है, निकाल दिए। छोटी क्लासेस में जब तुम 6th 7th 8th में थे, तुमने फैक्टराइज को पढ़ा, वो भी एलजेब्रा के अंदर, वो किस तरह के फैक्टर पढ़े देखना, कि तुम्हें दिया जाता था 2a प्लस 4b और तुम्हें बोला जाता था इसके फैक्टर करो, तो तुमने क्या देखा कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तुमने बाहर निकाल दिया 2। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा, a, अरे मेरे भाई, और जब इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 2b,
तो आंसर क्या आया, 2 ब्रैकेट a+2b आया ना कि सर हो गया। तो ये भी क्या है, फैक्टर ही तो है कि 2 × a+2b क्या है, फैक्टर ही तो है मेरे लाल, क्या है, फैक्टर ही तो है। तो वही फैक्टराइज हमने करना है। अब बस क्या है कि यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा सा अलग तरह का है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एमटीएस मेथड यूज करना है। अब ये एमटीएस मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, बीच की टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ देना है। और ध्यान से सुनना है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, देखो कैसे क्या करना है कि तुम्हें दे रखा है x² - 7x + 10 दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा प्यारा सुंदर क्वेश्चन है। अब मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x², लास्ट टर्म क्या है 10, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10x²। अब इस 10x² के फैक्टर कर दो, तो तुम्हें ये दिखा कि 2 × 5 × x × x। अब ये तो क्या आ रहे हैं, दो ही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर को या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, इस तरह से कि 7 आ जाए। तो मैंने देखा कि सर 2 + 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैंने एक फैक्टर ले लिया कितना 2x, और एक फैक्टर ले लिया कितना 5x, ठीक है, ले लिया, है ना। मैंने यहां पे इसको क्या लिख दिया, x² - 2x + 5x + 10 आया ना, ठीक है सर। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2x - 5x +10 हो गया। अब इन दोनों के पेयर बना लो कि x x + x - 2, फिर -5x - 2, कि सर ये -5 क्यों आया, देख ये दोनों में क्या था, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस बाहर निकाला तो ये क्या उसका हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया माइनस का। बात क्या है कि ये दोनों चीजें हमारी कैसी आनी चाहिए, सेम। अब ये दोनों सेम आ रही है तो x - 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहां से x - 2 निकाला तो यहां से बचा x, यहां से निकाला तो यहां से बचा 5, ठीक है। रटने का तरीका हो गया, इस तरह से फैक्टर हो गया। लेकिन अब जब मैं इसको करूंगा कि y² - 36y, y² - 36y +320, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 320 के फैक्टर्स देखो बेटा, मैं कह रहा हूं 320 के फैक्टर्स देखो, ठीक है, 320 के फैक्टर्स देखो, 2 2 2 2 2 2 5, यही होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 इंटू 64, 64 इंटू 5 320 हो गया। अब ये इतने सारे फैक्टर आ रहे हैं, इनके क्या करने हैं, दो पेयर बनाने हैं, ठीक है, मतलब एक पेयर एक तरफ एक नंबर एक तरफ, इस तरह से बनाने हैं कि हमें ये 36 मिल जाए, ठीक है, या तो प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे। अब 36 कैसे मिलेगा सर, कि मैंने कहा कि 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 2 जा 32, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, 32 + 10 पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 + 20 36 हो गया, हाँ सर मिल गया। तो मैंने यहां लिख दिया y² - 16y - 20y +320 बराबर, मतलब हो गया। अब फिर दो दो के पेयर बना दो, दो के पेयर बनाए, y कॉमन निकाला, y -16, माइनस का 20 कॉमन निकाला। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि सर माइनस का 20 कॉमन निकलेगा, भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एज इट इज सेम नंबर चाहिए, y - 16। अब इस y - 16 नहीं आ रहा तो मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, और y - 16 लाने के लिए मेरे को दिख रहा है कि यहाँ को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो इसलिए 20 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको 20 से डिवाइड किया तो ये आया, इसको 20 से डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है। अब इसमें से y - 16 कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो इसी तरह से y - 20 हो गया। आगे की आगे बात करो, ठीक है, तो तुम्हारे दो फैक्टर निकल गए, और इसी तरह से ये क्या होता है, फैक्टराइज हो जाता है। और कौन सा मेथड यूज किया हमने, एमटीएस मेथड यूज किया। इसी तरह से इसको करो, ठीक है, एम इसी तरह से इसको करो, फंडा वही, ठीक है, फंडा वही है कि पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9x² × 4, तो 9 4 जा कितना होता है 36x² होता है कि नहीं होता है, कि सर होता है। अब 36 के फैक्टर करूंगा, 2 18 बार, 2 9 बार, 3 3 बार, 3 1 बार, और x इंटू एक्स। अब इसको इस तरह से पेयर करूं कि मेरे पास कितना आ जाए 12 आ जाए, ठीक है। तो मैंने देखा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 + 6 कितना आ रहा है 12, हो गया मेरा आंसर यार, हो गया मेरा आंसर कि 9x² - 6x - 6x + 4, वही पेयर बनाया, ठीक है। दोनों में क्या किया, कॉमन लिया, कितना आ रहा है 3x,
तो ये 3x-2, ठीक है, दोनों में कितना लिया, माइनस का 2, तो 3x-2। यहां का तो मुझे ऐसे पता पड़ गया कि मुझे तो यहाँ 3x चाहिए, ठीक है, और ये 3x कितना हो गया, 3x-2, और ये कितना हो गया, 3x-2। हो गया कि नहीं हो गया, ये फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक और तरीके से हो रहा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। अब इसमें ये देखो कि 2y² + 2y - 84, ठीक है, क्या है, 2y² - 2y, सॉरी, +2y - 84, ये लिया। अब देखो मुझे तो यहाँ साफ ही दिख रहा है कि ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 पहले कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, y² + y - 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42। अब वही फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 42y² आएगा, और 42 को 2 से कितनी बार, 20 बार, 3 और 7, है ना। अब हमें कितना चाहिए, y चाहिए, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 7 - 6 कितना होता है, y², तो 2 ब्रैकेट y² प्लस 7y - 6y - 42, तो 2 ब्रैकेट y कॉमन लिया, y y +7, यहां तो ये और यहां पे ये, ठीक है, y +7 -6 y +7, तो ये कितना हो गया, 2 ब्रैकेट y y प्लस, सॉरी, y - 6 और y +7, ये पूरा फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकल गए कि नहीं निकल गए, निकल गए सर। तो इस तरह से क्या हो सकता है, ये फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब इस फैक्टराइजेशन के और तरीके हो सकते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। टोटल 11 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखनी है, देखनी है, समझनी है, लेकिन उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली क्या है समझना, जैसे मैंने तुम्हें बोला जैसे मैंने तुम्हें बोला कि a+b² इसका मतलब क्या है कि a+b को a+b से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ab प्लस b², तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ रही है, a² + 2ab + b², हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, तो a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो हमारी ये पहली आइडेंटिटी। इसी तरह से सॉल्व करोगे तो हमारे पास अनेक आइडेंटिटीज बनेगी, टोटल 11 आइडेंटिटीज जो हमें याद करनी है, कंटेस्टली याद करनी है, वो क्या है, अब a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ठीक है, a + b और a - b इक्वल्स टू a² - b², इसी तरह से x + a और x + b इक्वल्स टू x² + a + b x + ab, ठीक है, ये तो 4 आइडेंटिटी हो गई। अब 4 आइडेंटिटी और देखो, पांचवी, कि a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। छठी आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस, इसको दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जनरली दो तरीके से लिखते हैं। एक तरीका तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, 3ab ब्रैकेट में a + b, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab। इसी तरह से ये सातवीं आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ठीक है। ये टोटल 7 आइडेंटिटीज है जो बहुत बेसिक, फंडामेंटल और यूजफुल है, ठीक है। अब इसमें से जो अगली जो 3 आइडेंटिटीज, 4 आइडेंटिटीज है, कुछ आइडेंटिटीज नॉर्मल है, कुछ आइडेंटिटीज कंडीशनल है, तो उनको देखो, ठीक है। एक आइडेंटिटी कहती है कि a³ + b³ + c³ + 3abc - 3abc बराबर a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c, ठीक है। एक आइडेंटिटी की हो गई। अब इस आइडेंटिटी के अंदर कंडीशन क्या लग जाती है, ठीक है, ये हमारी 8वीं आइडेंटिटी है।
अब मैं जो अगली आइडेंटिटी तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे मैं कंडीशनल आइडेंटिटी बोलता हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। कब 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 जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तो सर ये कहीं ना कहीं देखी सुनेली ढकेली लग रही है। कैसे लग रही है देखना, उसने क्या बोला, एबीसी की वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। जब 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, और जब ये 0 से इधर जाएगा तो ये 0 में प्लस हो जाएगा तो 3abc हो जाएगा। 3abc में 0 प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा, 3abc आएगा। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है। अब अगली जो दो आइडेंटिटीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली में है तो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन वो आइडेंटिटी है वो अगले साल तुम्हारे बहुत काम आएगी। ठीक है, ये थी तुम्हारी 9th आइडेंटिटी। उसके बाद 10वीं आइडेंटिटी देखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी पूरी यहां पे तुम्हारी होने वाली है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और प्रूफ वगैरह भी इनके सबके पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+3 और x+6। ठीक है, x+3 x+6 में अगर मैं इसको आइडेंटिटी पे देखने जाऊं तो x+a और x+b वाला फॉर्मेट लग रहा है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है कि नहीं होता है। तो इसी फॉर्मेट में ये है, तो मैंने इसको क्या किया, x+3 और x+6 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6+3 एक्स, 6 × 3, ए की जगह 3 लिख दिया और बी की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई कि एक्स स्क्वायर 6+3 कितना हो गया, 9x। ठीक है, और 6+3 कितना हो गया, 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, अब सर ये नंबर तो हम सीधा मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, आपने इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लगानी है। देखो, इसका फंडा है, लॉजिक है, ये इजी मेथड जिसे बोलते हैं ना, तुम वैदिक मैथ्स पढ़ते हो, तुम ये सब चीजें पढ़ते हो, उसमें ये मेथड यूज होता है। देखो 101 और 99 है ना, तुम 101 और 99 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए है, जब बड़े नंबर इस तरह के आते हैं तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी रहता है। देखो 101 मल्टीप्लाई 99 करोगे, उससे बढ़िया मैं कहता हूं इसको लिख दो 100+1 और इसको लिख दो 100-1। 100+1 100-1 का मतलब a प्लस बी, ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दो 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर इज 4 - 1, तो ये कितना हो गया, 9999। आंसर आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर आ रहा है। आई बात समझ में। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े आराम से और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मौसी चाय लेके आए क्या, कॉफी, कॉफी है कि चाय है, दे दो कॉफी। कॉफी आ गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉफी भी पियेंगे। हम्म। हम्म। बस थैंक यू, मैं कब ले आऊंगा। सो इस तरह से मतलब जो हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, ये पेज मैंने खाली इसीलिए छोड़ा था कि मैं इसमें तुम्हें रैंडम क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है, जैसे कई बार तुमसे x+3/2 का होल स्क्वायर पूछ लिया। ठीक है, अब कुछ है नहीं नया, आइडेंटिटी लगानी है कि x² + 2 × x × 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 को काट दिया तो x² + 3x + 9/4, ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तुमसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन पूछ लिया x + y - z का होल स्क्वायर, तो भाई इसके अंदर मैं आइडेंटिटी देखूं तो a + b +
सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। बस कंडीशन क्या है, ये जो तुम्हारा सी है ये कितना हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस का जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz, लेकिन ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर दो, 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको तुम कैसे भी और कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमसे एक क्वेश्चन यूं पूछ लिया गया कि लो बेटा बताओ 102 का होल स्क्वायर निकालो विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 100 + 2 का होल स्क्वायर करके सॉल्व करना है कि भाई 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 + 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दे। 1 2 3 4 प्लस 2 × 4 400 प्लस 4, तो ये हो गया 10404, हटाओ, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चीयर्स। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, फैक्टराइज होता है। फैक्टराइज कैसे होता है समझना इस चीज को, फैक्टराइज कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूं। ना चिट्ठी कोई संदेश। अब देखो, जैसे तुम्हें बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, तुम्हें बोला गया x + 7 का होल स्क्वायर निकालो, तो तुमने क्या लिखा, x² + 14x + 49, आइडेंटिटी बना के लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें क्या कर दिया गया, ये हटा दिया गया और तुम्हें बोला गया अब बताओ इसको फैक्टराइज करके, तो तुम इसको कैसे लिखोगे। तुमने देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स का होल स्क्वायर, फिर तुमने इसको देखा कि ये तो 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, फिर तुम इसको फैक्टर करके देखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 7 आ रहा है कि हाँ सर ये तो आ रहा है। अब ये मुझे किस फॉर्मेट में दिख रहा है कि a² + 2ab + b² के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो मैं इसको यहां पे क्या लिख दूंगा सीधा कि a + b का होल स्क्वायर। यही फैक्टराइजेशन तुम्हें यहां पे भी करना है कि मुझे देखो x² + 16x + 64 दिख रहा था, तो मैंने देखा कि x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मतलब 8 इंटू x + 8 का स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे दिखा कि a² + 2ab + b² दिखा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको फैक्टराइज करके क्या लिख दिया, x + 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इसी तरह से x² + 1/4 y² + 1/9 z², ठीक है। कुछ आइडेंटिटी दिख रही है मेरे को कि सर यहाँ पे 3 वैल्यू है, 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल में 3 का स्क्वायर है, तो मुझे इसको कुछ ना कुछ a + b + c के होल स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है, कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, कि मैंने ऊपर आगे को लिख दिया x का होल स्क्वायर, उसके बाद लिख दिया 1/2 y का होल स्क्वायर, उसके बाद लिख दिया मैंने 1/3 z का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस -2 इंटू x इंटू 1/2 y, कट पिटा के वो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा कि सर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर -2 इंटू 1/2 y इंटू 1/3 z, ये 2 से 2 को काट दिया तो 1/3 yz आना चाहिए, तो 1/3 yz आ रहा है, प्लस 2 इंटू 1/3 z इंटू x, तो ये 2/3 आ रहा है, आ रहा है। सर इसमें इसमें एक चीज देखने की बात है कि इसमें माइनस आ रहा है और इसमें माइनस आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि जिन दोनों में माइनस आ रहा है उन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, देखो कि सर इसमें 2 है, इसमें एक्स वेरिएबल को देखो, इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, इसमें वाई है इसमें वाई है, ठीक है। तो हमें यह पता पड़ गया कि दोनों में जो वेरिएबल है वो कौन है, वाई, तो हमारा जो वाई जो है वो किसका है, माइनस का है। तो यहां से हमें क्लियर फॉर्मेट पता पड़ गया कि x - 1/2y प्लस 1/3z जो है वो उसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे एप्लीकेबल है। आ गई बात समझ में, हाँ या ना कि सर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है फैक्टराइज हो जाता
है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन में से एक है जो कि जनरली टीचर्स पूछते ही पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में रूट आ रहा है, रूट आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं क्यूब की बात है। ठीक है, क्यूब है, कन्वर्ट करो, क्यूब की बात है और दिख भी रहा है कि क्यूब है साहब यहाँ पे, है ना। तो क्यूब को देखो कि 2√2 कब आएगा, जब मैं √2 x का होल क्यूब करूंगा। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 18x² है, मतलब 3 इंटू का √2x का होल स्क्वायर कर दिया, ये है। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू √2x। तो ये कुछ क्या लग रहा है कि सर ये a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि हाँ सर दिख तो रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, हटाओ सबको साइड में। तो √2x प्लस 3। अब सर एक बात और है कि यहाँ पे सब जगह प्लस है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब मान रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, होल क्यूब। ये हो गया ससुरा तुम्हारा फैक्टराइज। मतलब कोई टाइम लगा, ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगा। अब ये वो क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो 6, 7, 8 तक भी आ जाता है। ठीक है, ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है। ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल के बताओ, तुम में दम होता। सब दम की क्या बात करनी, निकाल देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b² के बराबर होता है, पढ़ा है। लेकिन सर हमें तो a प्लस बी की वैल्यू पता है 3। कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा, कि हाँ सर होगा। इसको करो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। सर ए बी की वैल्यू भी 2 है, तो यहां लिख दो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 2 बराबर 9। तो a² प्लस b² इक्वल्स टू 9 - 4। तो a² प्लस b² इक्वल्स टू 5। हो गया कि नहीं हो गया, कि सर हो गया। a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो कि तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी, a³ प्लस b³ की। तो लो भाई निकाल दो कि a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए बी। आगे पीछे कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो लिख दिया 3। a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, कितनी आई, 5, तो 5। और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2। तो 3 इंटू 3 बराबर 9। तो a³ प्लस b³ की वैल्यू कितनी है, 9 हो गई। a³ प्लस b³ की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। आंसर निकल गया, बहुत आराम से आसानी से निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें इसी तरह का। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन के ऊपर है। ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है ना। और फैक्टराइजेशन बड़ा अजीब है। ठीक है, लेकिन अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। वो आइडेंटिटी पता है क्या है, बहुत सीधी सी बात है। वो आइडेंटिटी क्या है कि सर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो था वो a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब। ठीक है, लेकिन 1 है इसलिए क्यूब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे मेरे को संदेह कब हुआ, जब यहाँ पे 3abc भी आ गया। जैसे ही 3abc आया, मेरे दिमाग में घंटियां बजना चालू हो गई कि हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए हमने क्या किया, इसको कर लिया। ठीक है, a प्लस बी, a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सॉल्व करके देख लो कि सर ये a का होल क्यूब, ये प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस कैसे हो गया, ये कैसे आइडेंटिटी बनी, कैसे देखना कि माइनस
-3 इंटू ए इंटू माइनस का बी इंटू 1। ठीक है, आइडेंटिटी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखना। ए क्यूब में मतलब ए प्लस ए माइनस बी प्लस 1, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस ए इंटू बी है तो ये प्लस का ए भी हो जाएगा। गलती यही हो सकती है तुम लोगों से। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस बी सी हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का ए हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन आ गया। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी को हमने यूज किया है, ये वाली। आगे बात समझ में, इस आइडेंटिटी से हमारा ये पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह का, ये क्वेश्चन तुमसे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर भी पूछा गया होगा। ठीक है, अब ये यूनिट नंबर 1 के अंदर भी कई बार कई तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 है, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालो, तो तुम क्या बताओगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इससे तो ये कट गया। अब ये तुम्हारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है। पता है क्या, नहीं पता सर। ठीक है, अब तुम्हें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहां पे 7 प्लस 2, ये कितना हो गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √9। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब 3 हो गया तो मैं कहता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाएंगे कि तुमको ये वैल्यू दे दी गई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया, तुम्हें ये वैल्यू दे दी गई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया, तुम्हें ये वैल्यू दे दी गई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया। तो तुम्हें इस पाथ को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां लिख दिया हमने 3 का होल क्यूब, प्लस सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस एक्स से एक्स कट गया तो ये कितना बचा, 3, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3, तो ये 3 का क्यूब कितना हो गया, 9, 3 का क्यूब 9 नहीं 27, वही मैं सोचूं, इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9, ये माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो तुम्हारी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 27 माइनस 9 मतलब 18, तो ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो तुमसे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछेगा। ये इस तरह से कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो थे, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ द चैप्टर और फंडामेंटल क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कुछ करवाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर मेरी तरफ से होता है फिनिश। इसकी जल्दी से एक प्रैक्टिस शीट और लेके आएंगे जिसमें बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट में लिखते रहिए।